हेलो एंड वेलकम टू बायजूस, योर फ्रेंड एंड मेंटर पीयूष द साइड। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशंस फॉर डीपीपी 17 फ्रॉम द चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इस डीपीपी में कुछ खास चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। से फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से रिलेटेड कुछ लॉज, जैसे क्यूरी लॉ, क्यूरीज लॉ, राइट। क्यूरीज लॉ के बाद एक लॉ आता है क्यूरी वेइस लॉ। वो होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जैक्ट नेचर को बताने के लिए, मैग्नेटाइजेशन कैसे डिपेंड करता है टेंपरेचर पर, या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसे डिपेंड करती है टेंपरेचर पर, उसको स्टडी करने के लिए क्यूरी लॉ, क्यूरी वेइस लॉ, इस पे सवाल है। फिर उसके बाद में हिस्टैरिसीस लूप एक चीज होती है, उस पे दो तीन सवाल है। और इन जनरल मैग्नेटाइजेशन से रिलेटेड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ सवाल अपन डिस्कस करने वाले हैं। गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि ऐसे सवालों में जनरली जनता को कुछ प्रॉब्लम होती है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 1। The variation of intensity of magnetization I with respect to the magnetizing field H in a diamagnetic substance is described by the graph. Now, one more sentence might be added into the problem, that it is more appropriately described by which graph, right? A, B, C or D. More appropriately. So जैसे तुम्हें जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें जो सबसे ज्यादा ठीक ठाक है, सबसे ज्यादा क्लोज टू आई वर्सेस एच ग्राफ है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, उसको अपन टिक करने वाले हैं, ठीक है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर, जिसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटाइजेशन होता है। तो सबसे पहले तुम ये जानो कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है, दैट वेक्टर इज डिफाइंड एज काई टाइम्स एच वेक्टर, राइट। अभी चूंकि ये आई है जनरेटेड मैग्नेटाइजेशन का इंटेंसिटी, जब तुम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, एच है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सो जब तुम मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच में किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हो, तो उसमें जो जनरेटेड मैग्नेटाइजेशन का इंटेंसिटी होता है दैट इज काई टाइम्स एच। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसी वजह से काई नेगेटिव होता है। और जैसे ही काई नेगेटिव होता है, जैसे ही तुम ये बोलते हो कि काई नेगेटिव है, तुमको ये पता चल जाता है कि आई वर्सेस एच का जो 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 आई वेक्टर और एच वेक्टर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब है आई और एच की वैल्यू जीरो, तो आई का वैल्यू जीरो, नो डाउट। पर जैसे जैसे एच बढ़ाओगे आई वेक्टर नेगेटिवली इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है आई जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। तो तुम ध्यान से देखो, जैसे जैसे तुम एच पे जाओगे, एच को बढ़ाओगे, आई वर्सेस एच का ग्राफ नीचे की तरफ जाना चाहिए, आई को नेगेटिव इंक्रीज मिलना चाहिए। मतलब सी और डी, ये दोनों ग्राफ हो सकते हैं, ए और बी पिक्चर के बाहर है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। सी और डी में कौन सा ज्यादा मोर अप्रोप्रिएट है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं होते, उनकी एक खास बात ये होती है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए काई का वैल्यू स्मॉल होता है। आई का वैल्यू स्मॉल होने का मतलब है कि एच की किसी वैल्यू पर आई का वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होता है नेगेटिव डायरेक्शन में। मतलब दोनों ग्राफ को अगर मैं कंपेयर करूं एच की एक पर्टिकुलर वैल्यू एच नॉट के लिए, तो आई का वैल्यू इस कंडीशन में ये है माइनस आई वन, और दूसरी वाली कंडीशन में आई का वैल्यू ये है, ये देखो माइनस आई टू। एच की एक फिक्स वैल्यू पर आई का वैल्यू कम नेगेटिव, लेस अमाउंट में होना चाहिए, लेस मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ज्यादा मैग्नीट्यूड होना चाहिए, लेसर मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, इसलिए एच नॉट की किसी वैल्यू पर अगर आई का वैल्यू रिलेटिवली कम है तो वो ग्राफ ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। मतलब सी वाला पॉइंट, जो ओसी वाली लाइन है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ओसी कर्व ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो कौन सा आंसर होगा यहाँ पर? ऑप्शन ओसी वाला, जो भी ओसी में टिक कर रहे हैं अपन, ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट ऑप्शन। If the magnetic dipole moment and susceptibility of an atom of diamagnetic material and paramagnetic materials are denoted by mu d, mu p, they are the magnetic dipole moments of dia and para, xd or chi d and chi p. Chi, this is chi, not x, right? So these are the magnetic susceptibilities of dia and para. And you have to figure out which relation out of the given four is correct, right? Right? Okay. Please understand this. So if you talk about the diamagnetic materials, you have read this in theory. I'm just reiterating what you have understood in theory. If you talk about diamagnetic materials, they don't have like unpaired electron. So every electron is like the magnetic moment in an atom for every electron is being cancelled by the other electron which is like spinning in the opposite direction. That's why atomic level they don't have any magnetic moment as such initially, in the beginning, initially, right? If you don't apply any external magnetizing field. But if you start applying a magnetizing field, then what happens? Then they tend to develop, on the atomic level, they tend to develop magnetic moments opposite to the field. That's why they get magnetized opposite to the magnetizing field, right? But initially, without any magnetic field, there is no atomic level magnetic moment generated. So that's why if you just want to note down the results, you can note down the theory, right? Just to reiterate, just to reaffirm. And okay, देखो ध्यान से, म्यू डी इज इक्वल टू जीरो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, एटॉमिक लेवल पे मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है इफ यू डोंट अप्लाई एनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड। लेकिन जैसे अपन मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स को एक इफेक्टिव मोशन इस तरह से मिलता है कि वो लगाई गई मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने लगते हैं। दैट्स व्हाई दे गेट ऑपोजिटली मैग्नेटाइज्ड, बट ऑपोजिटली मैग्नेटाइज्ड, सो दैट्स व्हाई chi d is less than 0. ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होने का मतलब है उनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है आफ्टर यू अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज ऑपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, करेक्ट? अच्छा, बट पैरामैग्नेटिक मटेरियल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटॉमिक लेवल पे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है उनके पास एक नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, बट इनिशियली वो रैंडमाइज होता है। मतलब वो किसी एक का इस डायरेक्शन में, तो किसी दूसरे का इस डायरेक्शन में, तो किसी तीसरे का इस डायरेक्शन में, तो ओवरऑल वो कैंसिल हो जाता है। बट जैसे ही तुम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो, मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हो, वैसे सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के मोशन होते हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, लाइक दिस, राइट? And they tend to develop a magnetic field, induced magnetic field, along the direction of magnetizing field. That is why their chi d is positive, because they tend to develop the induced magnetic field in the direction of magnetizing field. That's why chi d is positive and mu d is non-zero.
Mu D is non-zero because initially at the atomic level they were having unpaired electrons. That's why mu D is non-zero. So these are the correct option, the correct set of options, and option D here will be the correct option. The figure shows two diamagnetic spheres located near the south pole of a bar magnet. Then देखो डायमैग्नेटिक स्फीयर है, पहली बात तो 1 और 2 डायमैग्नेटिक स्फीयर है। डायमैग्नेटिक स्फीयर है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिटली मैग्नेटाइज होंगे। अच्छा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बार मैग्नेट की वजह से आ रही है। बार मैग्नेट की वजह से अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आने का मतलब है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इधर है दोनों में, एच वेक्टर। क्यों? क्योंकि अप्लाइड सी बार मैग्नेट, अगर मैं देखूं ध्यान से, ऐसा बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ, तो साउथ में इंटर करती है बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड, राइट? इसका मतलब अगर मैं राइट रीजन में देखूं तो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों के लिए इधर है, ये और ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच वेक्टर दोनों के लिए, ड्यू टू द बार मैग्नेट, करेक्ट? अब इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं इन स्फीयर्स को रखूंगा तो इनका मैग्नेटाइजेशन ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा, इनका मैग्नेटाइजेशन ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मतलब है इनमें जो आई वेक्टर जनरेट होगा, जो एम वेक्टर जनरेट होगा, वो ऐसा होगा। और एम वेक्टर अगर राइट वर्ड हो रहा है ड्यू टू द बार मैग्नेट, इसका मतलब है साउथ पोल इधर जनरेट होगा, नॉर्थ पोल इधर होगा, इसका साउथ पोल इधर होगा, नॉर्थ पोल इधर होगा। क्योंकि ध्यान से सोचो तो एम वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है? साउथ टू नॉर्थ, तो इसका साउथ इधर, इसका नॉर्थ इधर, इसका साउथ इधर, इसका नॉर्थ इधर। ये तो वो ही प्रिंसिपल फील्ड की बात। उसके बाद क्या सर, स्फीयर 1 की मैग्नेटिक फील्ड स्फीयर 2 पर कोई फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी? लगा सकती है, बट वो लाइक इफेक्ट का भी इफेक्ट है। स्फीयर 1 में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो ड्यू टू बार मैग्नेट हो रही है, उसकी सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, वो ड्यू टू बार मैग्नेट हो रही है। तो अब बार में जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स अपन निगलेक्ट कर सकते हैं, राइट? कहने का मतलब ये है कि देखो साउथ साउथ रिपल्शन, इसका मतलब इस पे फोर्स ऐसे लगना चाहिए, ये वाला साउथ और ये वाला साउथ रिपल्शन, इसका मतलब इस पे फोर्स ऐसे लगना चाहिए। डायमैग्नेटिक मटेरियल है ना, तो दोनों रिपेल किए जाने चाहिए मैग्नेट के द्वारा। अब तुम्हारा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सर ये देखो नॉर्थ, ये देखो साउथ, चाहिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, करेंगे, बट माइन्यूटली अट्रैक्ट करेंगे। वो इस रिपल्शन के आगे उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो निगलेक्ट होगा। क्यों? वो इसलिए बेटा क्योंकि ये जो नॉर्थ और ये साउथ जनरेट हो रहे हैं, दोनों बार मैग्नेट की वजह से जनरेट हो रहे हैं। तो बार मैग्नेट का जो फोर्स लग रहा है, बार मैग्नेट की वजह से जो फोर्स लग रहा है, उसको ये नॉर्थ और साउथ मिलकर डोमिनेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जिस रीजन से जनरेट हो रहे हैं उस रीजन को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? राइट? वीक फोर्स लगेगा इस नॉर्थ और इस साउथ के बीच में। तो डोमिनेटिंग फोर्स कौन सा होगा? बार मैग्नेट की वजह से लगने वाला फोर्स, और वो दोनों डायमैग्नेटिक होने की वजह से रिपल्सिव नेचर का होगा। इस वजह से स्फीयर 2 के नेट फोर्स की बात करूं मैं तो वो रिपल्सिव होना चाहिए, नॉट अट्रैक्टिव, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द answer. The force on sphere 2 is directed away from the magnet. Option C here is the correct option. The variation of magnetic susceptibility with absolute temperature for a ferromagnetic material. For a ferromagnetic material is best shown in which of the following graphs? सुनो ध्यान से, क्या निकालना है? काई वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ फॉर अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन जनरल तुमने काई वर्सेस टी के लिए क्या पढ़ा था? तुमने पढ़ा था काई वर्स इज इक्वल टू सी बाई टी, क्यूरीज लॉ। बट क्यूरीज लॉ को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए मॉडिफाइड फॉर्म में भी लिखा था तुमने, और उसको बोला था क्यूरी वेस लॉ, राइट? तो क्यूरी लॉ का एक प्योर, एक मोर एक्यूरेट वर्जन है जिसको अपन क्यूरी वेस लॉ के नाम से जानते हैं। और क्यूरी वेस लॉ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है क्यूरीज लॉ में। क्यूरी वेस लॉ कहता है काई फॉर अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज गिवन बाय सी कांस्टेंट, क्यूरी कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय टी माइनस टीसी, टी टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, माइनस TC, that is the Curie temperature point, right? For a ferromagnetic material. तो इस ग्राफ को अपन देखते हैं कि कैसे प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ से काई वर्सेस टी का ग्राफ, काई वर्सेस टी का ग्राफ। सो T is equal to TC पर काई शुड गो टू इनफाइनाइट, और T की बहुत हाई वैल्यूज पर, T टेंड्स टू इंफिनिटी पर काई शुड गो टू जीरो। ये रेक्टेंगुलर पैराबोला का ग्राफ है, राइट? T is equal to TC पर काई इनफाइनाइट, और T is equal to इनफाइनाइट पर, T टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर काई शुड गो टू जीरो। करेक्ट? करेक्ट। एंड काई should be inversely proportional to the difference between T and TC. So the graph will look something like this. See this. T is equal to TC, chi will shoot up to infinity. T tends to infinity, chi will go down to zero, right? And chi is inversely proportional. That means it is decreasing with increasing temperature difference between T and Tc. So that's why this graph is the most appropriate graph as per the most like purified law, which is Curie-based law. Chi is equal to C by T minus Tc. So this is the appropriate graph. Option C here I'll go with. The chi versus 1 upon T, 1 upon absolute temperature graph for an alloy of paramagnetic nature is shown in the figure. The Curie constant for the alloy is, assume the states are far away from saturation. जब भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए काई वर्सेस टेम्परेचर की बात होती है तो वहां पर क्यूरीज लॉ लगाना चाहिए। जब भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए काई वर्सेस टेम्परेचर की बात हो तो क्यूरी बेस लॉ लगाओ। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए काई इज इक्वल टू सी बाई टी माइनस टीसी लिखो, क्यूरी बेस लॉ फेरोमैग्नेटिक के लिए। पर पैरामैग्नेटिक के लिए काई इज इक्वल टू सी बाई टी लिखो, ये है पैरामैग्नेटिक के लिए, दिस इज कॉल्ड क्यूरीज लॉ। तो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात हो रही है तो काई इज इक्वल टू सी बाई टी का यूज करेंगे। काई इज इक्वल टू सी बाई टी का यूज करेंगे तो क्यूरी कांस्टेंट सी का वैल्यू निकालना इजी है। कैसे? देखो काई इज इक्वल टू सी बाई टी, वेरी गुड। काई है y एक्सिस पर और 1 by t है x एक्सिस पर, तो 1 by t को x की तरह ट्रीट करो। सो y इज इक्वल टू mx से अगर कंपेयर करो, y इज इक्वल टू काई एंड x इज इक्वल टू 1 by t, तो वहां से ग्राफ का स्लोप कितना आता है? m इज इक्वल टू c। स्लोप ऑफ द ग्राफ इज, सो द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, काई वर्सेस 1 by t, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ है एंड द स्लोप इज c, राइट? सो स्लोप मतलब देखो ध्यान से, अगर मैं ये 4 वाला ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्लोप कहीं से भी निकाल लो, तो इसका जो यहां से एंगल है थीटा, तो स्लोप है कितना ग्राफ का? tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू c है, तो c इज इक्वल टू tan थीटा। अब tan थीटा ध्यान से देखो क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
perpendicular is 0.2 upon base is 4 in this triangle. 4, so like 4 into 10 raised to power minus 3. 4 into 10 raised to power minus 3. This comes out to be, ध्यान से देखो, this comes out to be 1 by 20 into 10 raised to power 3. That is 1000 by 20 है ना, 1000 divided by 20. That is equal to 50. अच्छा, c is equal to 50 आया. यूनिट क्या होनी चाहिए? ध्यान से सुनो, chi is equal to c by t. chi होता है यूनिटलेस, राइट? यूनिट नहीं होती chi में. तो c और t का यूनिट एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए. इसका मतलब c का वही यूनिट होना चाहिए जो t का यूनिट. c का यूनिट यानी केल्विन होना चाहिए क्योंकि t का यूनिट केल्विन है. That's why c is equal to 50 Kelvin. The answer is the Curie's constant from the given graph is 50 Kelvin. Option A. When the temperature of a ferromagnetic material is decreased by 80%, what is the percentage change in the magnetic susceptibility? सुनो ध्यान से, यहाँ पर काई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर के रिलेशन की बात हो रही है. सबसे पहले तो जो तुम्हारा मटेरियल है वो फेरोमैग्नेटिक नेचर का है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ज्यादा सूटेबल होता है क्यूरी वेस लॉ. क्यूरी वेस लॉ कहता है काई इज इक्वल टू सी बाई टी माइनस क्यूरी टेम्परेचर डीसी. पर क्या यहाँ पर क्यूरी टेम्परेचर नोन है? इज क्यूरी टेम्परेचर गिवन टू यू? आंसर इज नो. अगर क्यूरी टेम्परेचर नहीं दिया है तो इस सवाल को इस लॉ के हेल्प से सॉल्व नहीं किया जा सकता, राइट? क्योंकि टेम्परेचर में चेंज दिया है लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस की बात नहीं की गई है क्यूरी टेम्परेचर से. तो अगर मैं इस सवाल को इससे सॉल्व नहीं कर सकता तो कौन सा रिलेशन लगाना चाहिए? तो फिर क्यूरी वेस लॉ के क्यूरी के साथ जब वेस ऐड करते हैं तो दैट इज अ मॉडिफाइड लॉ. तो इसका बेसिक लॉ कौन सा था? बेसिक लॉ था क्यूरीज लॉ. क्यूरीज लॉ ये कहता है कि काई इज इक्वल टू सी बाई टी. ये वाला रिलेशन यूज करके अपन इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट सही आएगा. तो काई इज इक्वल टू सी बाई टी यूज करेंगे. अब तुमसे कह रहा है टेम्परेचर में डिक्रीमेंट है 80%, तो बताओ काई में परसेंटेज चेंज कितना होगा? इजी है ये सवाल, ध्यान से सुनो. काई इज इक्वल टू सी बाई टी. टेम्परेचर इनिशियल मान लो टी था, टेम्परेचर फाइनल हो जाएगा 0.8 टी, क्योंकि डिक्रीज्ड बाई 20%. तो अगर मैं टी को 20% से डिक्रीज करूं तो 0.8 टी मिलेगा. तो काई 1 हो जाएगा सी बाई टी और काई 2 हो जाएगा, काई फाइनल हो जाएगा सी बाई टेम्परेचर फाइनल, दैट इज 0.8 टी. दैट इज इक्वल टू 5 टी बाई 4, सॉरी 5 सी बाई 4 टी, करेक्ट? दैट इज इक्वल टू 5 बाई 4 और सी बाई टी को अपन काई 1 लिख देंगे. तो डेल्टा काई कितना आया? वो आया काई 2 माइनस काई 1, दैट इज 5 काई 1 बाई 4 माइनस काई 1, दैट इज इक्वल टू काई 1 बाई 4. सो डेल्टा काई डिवाइडेड बाई काई 1, काई इनिशियल कितना आया? वो आया काई 1 बाई 4 डिवाइडेड बाई काई इनिशियल, दैट इज 1 बाई 4. 1 बाई 4 आया फ्रैक्शनल चेंज. तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वैल्यू इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो परसेंटेज आ जाएगा. सो डेल्टा काई डिवाइडेड बाई काई 1 into 100 will be equal to 1 by 4 into 100, that is equal to 25%. So chi will increase by 25%, so the percentage change is 25%. Let's look into the option. Option D here will be the correct option. For a magnetizing field intensity 2 into 10 raised to power 3, aluminium at 280 Kelvin acquires an intensity of magnetization as 4.8 into 10 raised to power minus 2. If the temperature of the metal is now raised to 320 Kelvin, what will be the intensity of magnetization? ध्यान से सुनो. मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है एच वेक्टर. तो एच वेक्टर का वैल्यू मैग्नीट्यूड की बात करें तो 2 into 10 raised to power 3 है एसआई यूनिट्स में. एट द टेम्परेचर 280 केल्विन, एल्यूमिनियम के पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात होती है तो एच वेक्टर, और जब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात होती है तो आई वेक्टर. तो आई वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 4.8 into 10 raised to power minus 2. कब? एट 280 केल्विन, करेक्ट? ध्यान से सोचो तो क्या यहां से काई निकाल सकते हो? काई का वैल्यू होता है आई बाई एच. तो काई 1 निकल आएगा I1 बाई H1 से, काई 1 निकल आएगा I1 बाई H1 से, जो तुम्हें वैल्यूज दी हुई है उनके हिसाब से. अभी काई 1 निकल आया तो ध्यान से सोचो, ये काई 1 की वैल्यू किस पे है? 280 केल्विन पे. पर तुम्हारा टेम्परेचर T2 कितना हो जा रहा है? 320 केल्विन. तो क्या इस पे काई 2 निकाला जा सकता है? क्यूरीज लॉ सोचो, क्यूरीज लॉ कहता है काई इज इक्वल टू सी बाई टी. तो काई 1 बाई काई 2 इज इक्वल टू T2 बाई T1. यहां से तुमको काई 2 मिल जाएगा. काई 2 मिल जाएगा, सुनो ध्यान से, काई 2 मिल जाएगा तो काई 2 को I2 बाई H2 लिख सकते हैं. और H2 और H1 तो बराबर ही होंगे क्योंकि मैग्नेटाइजिंग फील्ड चेंज नहीं होती टेम्परेचर के साथ. तो H2 और H1, H2 नोन है क्योंकि H2 H1 के बराबर है. काई 2 तुम निकाल चुके हो तो I2 की वैल्यू आ जाएगी. दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एज एट 320 केल्विन. यही प्रोसेस करने वाला हूं. तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? सबसे पहले काई 1 निकालेंगे. काई 1 निकालने के लिए देखो ध्यान से, I1 बाई H1 का फार्मूला यूज किया. I1 दिया हुआ है, H1 मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दी हुई है, तो काई 1 की वैल्यू आ गई. अब यहां से काई 2 निकालेंगे एट 320 केल्विन. काई 2 कैसे निकालेंगे? काई 2 बाई काई 1 को T1 बाई T2 के बराबर रख देंगे क्योंकि काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, क्यूरीज लॉ. और T1 T2 पता है, काई 1 पता है, तो काई 2 निकल आएगा. काई 2 निकाल लो. ये देखो ध्यान से, काई 2 बाई काई 1 इज T1 बाई T2, राइट? सो यहां से तुम निकालोगे काई 2 तो वो आ जाएगा 2.1 into 10 raised to power minus 5. काई 2 निकल आया तो काई 2 से I2 निकालने के लिए क्या करेंगे? काई इज इक्वल टू आई बाई एच का फार्मूला फिर से लगाएंगे. तो काई इज इक्वल टू आई बाई एच लगाएंगे, काई इज इक्वल टू आई बाई एच. तो काई 2 इज इक्वल टू I2 बाई H2. बट मैग्नेटाइजिंग फील्ड चेंज नहीं होती है, तो H2 जो है वो तो H1 के बराबर ही है, और H1 की वैल्यू तो हमको पता है, इनिशियल मैग्नेटाइजिंग फील्ड. तो H1 की वैल्यू H2 की वैल्यू बराबर है तो रख देंगे, और काई 2 की वैल्यू हमने अभी निकाली है तो वहां से ही रख देंगे. I2 निकलेगा, राइट? यहां से I2 कैलकुलेट कर लो. I2 is काई 2 we have already calculated and H2 is equal to H1. So just multiply them both and you'll get I2 as this. So the correct answer is given by 4.2 into 10 to the power minus 2 ampere per meter. Option B will be the correct option. The BH curve for ferromagnetic is shown in the figure.
The ferromagnet is placed inside a long solenoid with 1000 turns per centimeter. The current that should be passed in the solenoid to demagnetize the ferromagnet completely is. देखो ये जो B दिया होता है ये होता है मैग्नेटिक फील्ड inside the material, the net magnetic field inside the material. और ये जो H होता है ये होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाइड बाय द सराउंडिंग. तो अब सोचो तुमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड इन मटेरियल जीरो करनी है. तो B इज इक्वल टू जीरो इस पूरे ग्राफ में दो जगह पे हो रहा है, H इज इक्वल टू -100 पे और H इज इक्वल टू 100 पे. तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल जीरो करने के लिए H का मैग्नीट्यूड 100 के बराबर होना चाहिए. यस सर. तभी तो H का मैग्नीट्यूड जब 100 के बराबर होता है तब B का वैल्यू जीरो होता है. B का वैल्यू जीरो करना है तो इसका मतलब H का वैल्यू 100 करना है. और H इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाइड बाय द सराउंडिंग. कौन सराउंडिंग अप्लाई कर रहा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड? सोलेनोइड. और सोलेनोइड में जो करंट है उसकी वजह से मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाइड हो रही है. तो सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इन द वैक्यूम, अगर कोई मटेरियल अंदर नहीं होता, कोई फेरोमैग्नेट नहीं होता, तो B नॉट को म्यू नॉट इनटू H लिखते हैं, राइट. और B नॉट की वैल्यू म्यू नॉट इनटू Ni होती है, इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू H. सो H का वैल्यू कितना आता है? Ni. इसका मतलब है मैग्नेटाइजिंग फील्ड का वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय करंट से दिया जाता है. तुमको चाहिए H इज इक्वल टू 100. क्यों? क्योंकि इसी पर B मटेरियल जीरो हो रहा है. तो H इज इक्वल टू 100 चाहिए. दैट शुड बी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बट पर यूनिट लेंथ इन मीटर. यहां पर तुमको 1000 टर्न्स पर सेंटीमीटर दिया है. सो 1000 टर्न्स पर सेंटीमीटर का मतलब है 1000 टर्न्स पर 10 raised to power minus 2 meters, right, into I. So this is 10 raised to power 3 divided by 10 raised to power minus 2. That's 10 raised to power 5. So that's 10 raised to power 5 I. The value of I here is given as 10 raised to power minus 3 ampere. The value of I is given to be 10 raised to power minus 3 ampere. That's the correct answer here. So let's look into the options. I is equal to 10 raised to power minus 3 ampere. Option C will be the correct option. Choose the incorrect statement about the magnetic properties of soft iron and steel. Now you have to compare this with the help of given graph. Where is the graph? This is the graph. And what you have to compare is the retentivity, the coercivity and the area under the curve. ठीक है. अब तुम्हें मैं इन जनरल बताता हूँ कि अगर कोई मटेरियल ऐसा है, राइट, उसका हिस्टैरिसीस लूप तुमको ऐसा दिया गया है, ऐसा मान लो, राइट. तो कोएर्सिविटी वो चीज होती है, ये वो वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H होती है जिस पर B जीरो हो जाता है. मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू मान, इसको कोएर्सिविटी बोलते हैं, H1 और H2. H1 is equal to H2 होता है मोस्टली, mod of H1 is equal to mod of H2 होता है. दैट इज कॉल्ड कोएर्सिविटी. ठीक है. अच्छा, ये जो B की वो वैल्यू जो H is equal to 0 पर सर्वाइव करता है, B1 और B2, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी. H 0 होने पर भी B रिटेन रह गया, इसको रिटेंटिविटी बोलते हैं. और एरिया अंडर द लूप तो तुम आराम से कंपेयर कर ही सकते हो जस्ट बाय द विजुअल्स. तो देखो हिस्टैरिसीस कर्व फॉर स्टील इज गिवन टू यू दिस इन द लाइट कलर से द ग्रे कलर, और ये जो येलो कलर्ड में है ये है सॉफ्ट आयरन के लिए हिस्टैरिसीस कर्व. तो पहले तो एरिया कंपेयर कर लो. तो एरिया, जाहिर सी बात है, मुझे जो दिख रहा है कि एरिया फॉर स्टील is more than area for soft iron. ये है करेक्ट स्टेटमेंट, राइट. दिख रहा है मुझे साफ साफ कि हिस्टैरिसीस कर्व जो एरिया के लिए अगर कंपेयर करो तो स्टील के पास ज्यादा एरिया है, इट्स अ थिक कर्व, राइट. अच्छा, टॉप मोस्ट वैल्यू अगर B1 कंपेयर करो तो ये देखो ऊपर वाला जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है वो येलो कर्व के लिए है. इसका मतलब रिटेंटिविटी किसके लिए ज्यादा है? रिटेंटिविटी किसके लिए ज्यादा है? सॉफ्ट आयरन के लिए, राइट, एज कंपेयर टू रिटेंटिविटी फॉर स्टील. और अगर तुम ये वाला पॉइंट कंपेयर करो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, H1 H2, तो H1 इज मोर हैविंग मोर मैग्नीट्यूड, मतलब स्टील के पास ज्यादा मैग्नीट्यूड है कोएर्सिव वैल्यू के लिए. तो कोएर्सिविटी जो है वो स्टील की ज्यादा है एज कंपेयर टू कोएर्सिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन, राइट. दिस इज कोएर्सिविटी. सो यू कैन जस्ट कंपेयर, राइट. तो जो तुम्हारे दिए हुए ऑप्शंस हैं, रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज मोर देन रिटेंटिविटी ऑफ स्टील, ये तो सही है, ये सही है, ये सत्य है. और तुमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पिक करना है, तो एक को पिक नहीं कर रहे अपन. कोएर्सिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज लेस देन कोएर्सिविटी ऑफ स्टील, अगेन ट्रू स्टेटमेंट. वी डोंट हैव टू चूज ट्रू स्टेटमेंट इन दैट, राइट. याद रखना इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है. Area of BH loop is of a soft iron is smaller. That's correct again. And then area of BH loop in soft iron is greater. Of course, this is incorrect. So that's why I will pick option D. Option D here is the correct option to choose. The figure gives experimentally measured BH variation in a ferromagnetic material. Its retentivity, coercivity and saturation magnetization respectively are. ध्यान से देखो, ये है तुमको कर्व दिया हुआ, राइट. कर्व जो दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर अपन कंपेयर करें तो रिटेंटिविटी क्या चीज होती है? रिटेंटिविटी H की वैल्यू जीरो होने पर B का कितना वैल्यू बचा हुआ है? तो देखो H का वैल्यू जीरो होने पर B का ये वाला वैल्यू बचा हुआ है, ये वाला या ये वाला अप्रोक्सीमेटली. सो B का कितना वैल्यू बचा हुआ है? 1 टेस्ला. सो दैट्स व्हाई रिटेंटिविटी विल बी 1 टेस्ला. कोएर्सिविटी मतलब H का कितना वैल्यू लगाने पर B जीरो हो जाता है. तो देखो ये वाली वैल्यूज होती है कोएर्सिविटी, ये वाली वैल्यूज, राइट. सो कोएर्सिविटी विल बी 50, मैग्नीट्यूड विल बी 50 एंड द यूनिट विल बी H का यूनिट, दैट इज एम्पीयर पर मीटर. उसके बाद तुमसे पूछा सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन. सो टॉप मोस्ट B H की मैक्सिमम H की जिस भी वैल्यू पर B सैचुरेट कर जाए, मतलब उससे ज्यादा ना बढ़े, तो ये वाला वैल्यू है. और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1.5 टेस्ला. दैट्स व्हाई saturation magnetization will be 1.5 टेस्ला. So these are the answers and let's look into the options. Option D here will be the correct option.
Hello and welcome to Byju's, your friend and mentor PU is the site.